Hello everyone, welcome back to my channel again. In this lecture, I am going to discuss concept behind ethers, that is to say a preparation of ethers, chemical properties and physical properties. Okay, so let's start with ether. Okay, first of all, the general formula of ether is general formula for ether is ROR. ये देखो बेटा, ये जनरल फॉर्मूला होता है ईथर का ROR, ठीक है। जहां पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये एलिफेटिक ईथर है। ये क्या है, एलिफेटिक ईथर है। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पे लिख लो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ओके, एंड जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होता है दैट इज नोन एज एल्केन, लार्जर एल्काइल ग्रुप। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है एक ईथर CH3O CH2CH3, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। अब देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने कार्बन्स हैं, तो 1। ऑक्सीजन के राइट में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, तो 2। तो छोटा कार्बन क्या है, ये 1 है। तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप बोलते हैं एल्कोक्सी, तो ये बना मिथॉक्सी मेथ मिथॉक्सी इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। ओके, जैसे एक दो और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2O CH2CH3। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो देखो स्मॉलर ऑक्सीजन के राइट में 2 कार्बन है, छोटे हैं, स्मॉलर ग्रुप है ये, और लेफ्ट में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन्स। तो ये हो जाएगा मेथ एथ, इथॉक्सी मेथेट प्रोप, इथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। क्लियर। तो जनरल नेम इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन, तो इसे बेटा याद करके रखना है। कुछ देखो बेटा इसके कुछ कॉमन नेम है जिसको मैं बताता हूं, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, ठीक है, जिसपे कंपटीशन में आजकल जो है उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमें समझना जरूरी है। देखो कॉमन नेम, ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2O CH3, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक के ग्रुप को बोलते हैं हम एलाइल, ये है मिथाइल, तो एलाइल मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम क्या है, एलाइल मिथाइल ईथर, ठीक है बेटा। ये कॉमन नेम है, इट्स नॉट एन आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। अब देखो जैसे मिथाइल फिनाइल ईथर CH3O C6H5। अब इसका अगर हमें कॉमन नेम बोलना हो तो वैसे तो इसको इनिसोल पढ़ते हैं या मिथाइल फिनाइल ईथर, हम क्या पढ़ेंगे इसको, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। देखो बेटा कैसे पढ़ेंगे, ये देखो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, देखो M पहले आएगा तो M को हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो मिथाइल फिनाइल ईथर, और वैसे इसको हम एनिसोल भी पढ़ते हैं, ठीक है, एनिसोल। अब देखो जैसे एक विनाइल ईथर होता है, ठीक है, विनाइल ईथर को कैसे लिखोगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH फिर OCH3, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल विनाइल ईथर। नाम क्या है, मिथाइल, देखो इधर वाला ग्रुप है मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल विनाइल ईथर, हम इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक चीज बेटा याद रख लेना, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, जो Y पोजीशन होता है दैट इज नोन एज विनाइलिक पोजीशन, यू हैव टू कीप इन माइंड, विनाइलिक पोजीशन। जो Y वाला पोजीशन होता है उसको बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। XYZ क्या है, ये कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है ना, और जो Z पोजीशन होता है वो होता है एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, इसे मेमोराइज करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
तो ये तो रहा बेटा कॉमन नाम। कुछ साइक्लिक ईथर्स होते हैं, इसको भी हम थोड़े से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो देखो ये साइक्लिक ईथर्स होते क्या हैं, साइक्लिक ईथर्स, ओके। तो साइक्लिक ईथर्स का जो आईयूपीएसी नेम है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, ठीक है। वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, इपॉक्साइड। तो इसको लिख लो, कॉमन नेम ऑफ साइक्लिक ईथर इज इपॉक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इपॉक्साइड। एंड आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम, तो दैट इज नोन एज ऑक्सीरेन। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन क्या होता है, आईयूपीएसी नेम में, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो एक चीज बेटा याद रख लेना, आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग हम ईथर से करते हैं, 1 2 3, मतलब सॉरी, ईथर का जो साइक्लिक ईथर आईयूपीएसी नेम, ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन को पहला नंबर देते हैं। तो ये क्या है, एक इपॉक्साइड भी है, वैसे इसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, दैट इज नोन एज ऑक्सीरेन और एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। जैसे अब एक और नाम अगर हमें लिखना है, CH3CHO CH2, ठीक है। अब देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे आ गया मिथाइल, 2 मिथाइल, और इसका नाम है ऑक्सीरेन, तो दैट इज नोन एज 2 मिथाइल, दैट इज नोन एज 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है, क्लियर। एक दो और नाम लिख लो, जैसे मान लो ये है, अगर यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया और यहां पे 2 मिथाइल लगा दिया, तो इसको बेटा बोलेंगे, देखो इसका ऑक्सीजन से नंबरिंग 1 करेंगे, 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन, दैट इज नोन एज 2,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो कुछ और नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो कि हमें इस टाइप का नाम लिखना है, ये मान लो एक ईथर आ गया, इमेजिन करो, ठीक है, लेट मी करेक्ट, ये यहाँ पे ऑक्सीजन एक लगा दिया हमने, और यहाँ पे एक इससे जुड़ गया और एक मिथाइल इससे जुड़ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 2,2,3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है, ऑक्सीरेन। तो याद कर लेना, आईयूपीएसी नेम हम ऑक्सीरेन बोलते हैं, एंड वैसे कॉमन नेम है इसका इपॉक्साइड, ठीक है, दैट इज नोन एज इपॉक्साइड। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो कुछ इसके कॉमन नेम जो बड़े फेमस है, जो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये है, अगर हमें इसको अगर नेम करना है यूपीएससी नेम, तो यूपीएससी नेम है ऑक्सासाइक्लोपेंटेन, ऑक्सासाइक्लोपेंटेन। वैसे इसको टीएचएफ बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये कॉमन नेम है, दैट इज कॉमन नेम, दैट इज नोन एज कॉमन नेम। ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। टीएचएफ का नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टीएचएफ इज कॉल्ड टेट्रा, चलो मैं लिख दे रहा हूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। वैसे इसका नाम है ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन, इसको हम ऐसे भी बोलेंगे ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन, ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है, क्लियर। अगर साइक्लोपेंटेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिंग में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब जो है 3 की रिंग को हम ऑक्सीरेन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो 4 की रिंग है तो उसको ऑक्टेन पढ़ते हैं। जैसे मान लो 4 की रिंग में ऑक्सीजन एक इंसर्ट कर दिया गया इस टाइप के, तो इसका जो जनरल आईयूपीएसी नेम होगा, वैसे इसका हम क्या बोलेंगे आईयूपीएसी नेम में, ऑक्सीटेन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीटेन या ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, इसको ऑक्सीटेन पढ़ते हैं, ऑक्सीटेन, ठीक है। या इसको हम ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इसके अंडर जो है फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब देखो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो देखो बेटा जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ईथर बनता है, एंड 170 डिग्री टेम्परेचर से या उससे ऊपर हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो इसे माइंड में रखना है, ठीक है। तो जैसे 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे लिख लो, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल का CH3CH2OH, ठीक है। इसको जो है अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H+ के प्रेजेंस में 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। CH3CH2O CH2CH3, इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, और ईथर बनाएगा। बट इफ टेम्परेचर इज मोर देन, इफ टेम्परेचर, simply you have to keep in mind if temperature is more than 170 degree C, ठीक है, 170 degree C, then it forms alkene, then it forms alkene as the main product, it forms alkene as the main product, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग को याद रखना है कि लेस टेम्परेचर पे यानी 140 डिग्री टेम्परेचर पे ये ईथर बनाता है, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। ये डाइथाइल ईथर भी बोल सकते हैं इसको। देखो ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो डाइथाइल ईथर। अब देखो अगर हम टेम्परेचर 170 से या उससे ज्यादा लेते हैं, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर हमने टेम्परेचर लिया 170 डिग्री सी और H+ के प्रेजेंस में हीट किया तो यहाँ पे इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपली यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है। देखो कैसे होगा, ये हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन है, सिंपली ये देखो ये H है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये इवन रिएक्शन को फॉलो करता है, ये माइंड में रखना है, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। तो हियर एक चीज नोट कर लेना कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे कैसा काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हियर ट्रीटेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस इट हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जैसे पहले का मैं थोड़ा सा एलिबरेट करके बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, हमने क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए C2H5OH, और अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सी रहा, 140 डिग्री सी H+ के साथ अगर करेंगे तो देखो यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है। और फाइनली क्या बना देगा, C2H5 और ये OC2H5 इससे जाके जुड़ जाएगा, OC2H5 प्लस H2। यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करता है पर 2 मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पे। अब देखो इसका हम मैकेनिज्म, एक चीज और नोट करना है, ये तो रहा 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में, बट नोट करके लिख लो जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे इवन 140 डिग्री सी पे भी वो क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि 2 डिग्री and 3 degree alcohols always form alkene as the main product, always form alkene as the main product। I repeat again, ठीक है। नोट करके पॉइंट लिखना है कि 2 डिग्री and 3 डिग्री alcohols always form alkene as the main product, ठीक है, at 140 डिग्री टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका मैकेनिज्म में लिख रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म किसका, इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म फॉर इसका। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है C2H5OH, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ के साथ अगर हमने हीट किया तो ये बनाया C2H5OC2H5, ये बनाया डाइथाइल ईथर। इसका हमें मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। तो सी केयरफुली कैसे हम लिखेंगे, तो देखो इसका स्टेप 1 क्या कहता है बेटा, सी स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 ये कहता है कि सबसे पहले C2H5OH पे, ठीक है, पहले H+ अटैक करेगा, और H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये यहाँ जाएगा, एंड फाइनली ये बना देगा C2H5OH2 पे प्लस, ठीक है। NH2O एक वीक बेस होता है, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा C2H5, लेस टेम्परेचर पे जो है ये निकल जाएगा C2H5 प्लस H2O,
ठीक है। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप टू में ये होगा कि C2H5, देखो स्टेप 2 में ये होगा कि C2H5OH पे फर्दर अटैक करेगा, कौन, C2H5 प्लस, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियस यहाँ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन पे जाएगा। तो यहां से देखो C2H5O, यहाँ पे H और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा C2H5, क्लियर। अब देखो ये स्टेप 3 में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन एट स्टेप 3। तो देखो बेटा C2H5 अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, जब हम लेस टेम्परेचर करेंगे, लेस टेम्परेचर पे ये H प्लस जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए निकल जाएगा, ठीक है, C2H5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस जो है ये H प्लस निकलेगा, सी केयरफुली, ये H प्लस जो है निकलेगा, और जब ये H प्लस निकलेगा तो फाइनली आवर प्रोडक्ट विल बी C2H5O C2H5, ठीक है। तो यही हो गया डाइथाइल ईथर, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसे सिंपली बेटा याद करके रखना है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अल्कोहल जो है एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को एसिड से, अल्कोहल क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा एसिड से, एंड फाइनली जो है H2 और डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। देखो किसी बुक में ना स्टेप 2 को कैसे दिखाता है, देखो ये भी सही है, कभी कभी बच्चे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी बुक में देखोगे मैकेनिज्म ऐसे दिया रहेगा कि जो C2H5OH है, जो C2H5OH2 प्लस बना C2H5OH2 प्लस, ठीक है, ये पहले ऐसे अटैक करेगा, ये इस पे जाएगा और यहां से निकलेगा। तो बात तो बराबर ही वही है, मैंने स्टेप को तोड़ के दिखा दिया, C2H5O C2H5 और ये बनेगा H और इसके ऊपर आएगा प्लस है H2। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ से H प्लस निकलेगा और फाइनली, ठीक है, C2H5O C2H5 बना देगा। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। चलो अब हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो नोट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलो तो नोट ये लिखना है, अगर मान लो यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। नोट क्या लिखना है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, ओके। जैसे हमारे पास C2H5O, बेटा इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सी नोट क्या कहता है कि अगर मान लो हमारे पास जो एल्कोहल है, एक 3 डिग्री एल्कोहल हमने लिया और एक हमने लिया 2 डिग्री एल्कोहल, और उसको H2SO4 के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ईथर। देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, सी यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और ये अनसिमेट्रिकल ईथर जो है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। और इसमें जो है डिहाइड्रेशन होता है, एल्कीन जो बनता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। वैसे एक चीज नोट कर लेना कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है, कीप इन माइंड, जो अगर हम प्योर 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ठीक है बेटा, जैसे ये OH हो गया और इसको आप लिख सकते हो CH2H, इसको जो है H2SO4 के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो मेजर जो होता है वो एल्कीन होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा एंड फाइनली ये क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल भी 140 डिग्री टेम्परेचर पे अगर H2SO4 के साथ हम हीट करें तो वो भी एल्कीन बनाता है, ये मेजर होता है, ठीक है, ये होता है मेजर। एंड माइनर इसमें क्या बनेगा, CH3 CCH3 CH3 O CCH3 CH3 CH3, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रेस में बनता है, 2 से 3% बनेगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, ठीक है। वैसे ये देखो कौन सा एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तो 3 डिग्री एल्कोहल को अगर हम H2SO4 के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, जो मेजर बनता है वो एल्कीन बनता है, माइनर बनता है वो ईथर बनता है। बट अगर 3 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल दोनों को साइमल्टेनियसली अगर H2SO4 के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तो इसमें जो ईथर बनता है वो मेजर होता है और जो एल्कीन बनता है वो क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। तो इसे बेटा माइंड में रखना है। वैसे ही अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, सपोज वी हैव 2 डिग्री एल्कोहल, तो मान लो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, इसको अगर हम H2SO4 के साथ हीट करते हैं
140 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है एल्कीन, ठीक है। तो ये बेटा आपको माइंड में रखना है, एल्कीन ही बनेगा, ये बनेगा मेजर, ठीक है। और माइनर क्या बनेगा, माइनर बनेगा इसमें ईथर, CHO, यहाँ पे देखो CH3 रहेगा, OCH, CH3, तो ये जो बनेगा दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो इसे आपको याद रखना है। चलो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड को अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करें तो वो ईथर बनाता है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, when sodium alkoxide treated with alkyl halide, और ये कैसा होना चाहिए, आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री एल्कीन दे देगा, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री, when treated with alkyl halide it gives ether as the main product, it gives ether as the main product, it gives ether as the main product, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज आपको याद रखना है कि जो RONA है वो एक बेस है, क्या है, बेस है। तो बेस का काम है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना। अगर मान लो आपके पास एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो ये NaX बना देगा, ये SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, ये माइंड में रखना है, SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें जो है बैक साइड से अटैक करता है, ये जो है बैक साइड से अटैक करेगा और ये बना देगा ROR और प्लस NaX बनाएगा। इसमें जो है की पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है वो आपको याद रखना है कि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो इसके की पॉइंट्स लिख लो, की पॉइंट्स, इसको अच्छे से रटना, अच्छे से समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। तो की पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखो बेटा, इट फॉलोज SN2 काइनेटिक्स, इट फॉलोज SN2 काइनेटिक्स, ये जो है SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बट देयर इज वन कंडीशन, RX शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री ओनली, ठीक है, ये माइंड में रखना है। ये की पॉइंट का जो है 1 की पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ RX इज 3 डिग्री देन it gives alkene, it gives alkene as the main product, it gives alkene as the main product। तो ये बेटा याद रखना है, एल्कीन बनाता है जब RX 3 डिग्री होता है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो CH3 C CH3 और ये मान लो यहाँ पे आ गया Cl। अब मान लो इसको हमने रिएक्ट कराया बेटा C2H5ONA के साथ, किसके साथ, C2H5ONA के साथ, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो दिस वन इज द बेस, और बेस की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करने की। तो 3 डिग्री में क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराएगा। तो इस H को तुम बेटा ऐसे लिख लो, इस H को तुम देखो, इस H को जो 3 दिया है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम 2 और इसको H ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये बेस किसको लेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को लेगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन यहाँ जाएगा और ये धीरे से निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है बेटा। और इसका माइनर प्रोडक्ट जो कि हम बोल सकते हैं ट्रेस में, तो वो ये बनेगा, ये मान लो कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन कराता तो क्या बनता, ये बना देता OC2H5, ठीक है, और ये बनता माइनर। तो इसे माइंड में रखना है कि जो ही ये 3 डिग्री होगा वो क्या बनाएगा, मेजर बनाएगा एल्कीन और माइनर बनाएगा ईथर, ठीक है, माइनर बनाएगा ईथर। बट 2 डिग्री डाउटफुल केस होता है। 2 डिग्री देखो दोनों बनाता है, एल्कीन भी बनाएगा एज वेल एज, अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इफ RX इज 3 डिग्री 2 डिग्री, इफ RX is
1 डिग्री पहले लिख लो, इफ Rx is 1 degree then it gives ether, it gives ether as the main product, ether as major product, ठीक है। और ये कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फॉलो SN2। फोर्थ पॉइंट लिख लो, इफ Rx is 2 degree, if Rx is 2 degree then it gives mixture of alkene and ether, ठीक है बेटा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो बेटा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हमने ये ले लिया, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन ले लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से क्या बनाएगा, एक तो ईथर बना देगा, ये CH3 CH CH3 OC2H5 ईथर भी बनाएगा, एज वेल एज एल्कीन भी बनाएगा। एल्कीन जब यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपीन, दैट इज व्हाट, प्रोपीन, ठीक है बेटा। तो इसे माइंड में रखना है, दोनों का मिक्सचर बनाएगा और इसमें प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द क्राउडिंग, जहाँ क्राउडिंग ज्यादा होगी, देखो ये SN2 को फॉलो करेगा। अब सोचो कि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OC2H5 माइनस, वो बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हम ये बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर बनाएगा ईथर का एज वेल एज प्रोपीन का, क्योंकि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करता है, बैक से। बैक साइड में देखो, यहाँ बैक साइड है, बैक साइड में क्या है, क्राउडिंग ज्यादा है। अगर मान लो OC2H5, तुम ऐसे लिख लो बेटा, OC2H5 माइनस अगर यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ देखो क्राउडिंग ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, ठीक है ना। और इसका लोन पेयर और इसका बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते जो है ये मेजर नहीं बना पाएगा, दोनों का मिक्सचर ही बनाता है, ठीक है। चलो, टॉपिक इज फ्रॉम रिएक्शन विद एल्कोहल विद एल्यूमिना, ठीक है। अब देखो जब हम एल्कोहल का वेपर लेंगे बेटा, एल्कोहल का वेपर ले लो, 2ROH 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसको एल्यूमिना से पास करो, एल्यूमिना उसमें डाल दो। एल्यूमिना क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कहीं पे नोट कर लेना। Al2O3 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, तो और टेम्परेचर जो है 250-260 के करीब हम लेते हैं, 250 डिग्री सी मान लो। तो जब हम एल्कोहल के वेपर पे एल्यूमिना को पास कराते हैं तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, सॉरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। H2O का डिहाइड्रेशन, देखो हमने 2 मोल लिया है बेटा, तो Al2O3 क्या करेगा, इसको निकाल देगा ये, और फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना सिंपली कि इट्स ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो जब हम किसी भी एल्कीन को अगर एल्कोहल से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी एसीटेट एंड THF फॉलोड बाई NaBH4NOH माइनस, तो ये जो है ईथर प्रोडक्ट देता है। तो देखो इसको कैसे हम याद करेंगे, कोई भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, इमेजिन करो बेटा, हम H2O इसमें लेते थे तो H2O की जगह पे हम क्या ले लेंगे, RCH लिखो यहाँ पे, CH, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है, इसको बेटा हम रिएक्शन कराएंगे, पहले किससे रिएक्शन कराएंगे, HgOAC ट्वाइस, इसके रिएजेंट याद कर लेना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के, HgOAC ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, ये सॉल्वेंट का काम करेगा, और एल्कोहल के साथ R-OH, ये क्या है, एल्कोहल, एंड दूसरा हम रिएक्शन करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे NaBH4NOH माइनस। तो देखो ये हमने वाटर की जगह पे यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, अगर हम वाटर लेते तो अल्कोहल बनता, हमने अल्कोहल ले लिया तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन देता है, इसके की पॉइंट्स में हम अभी लिखेंगे, इट गिव्स मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव के साथ हमेशा एंटी एडिशन आता है,
तो हम बोलेंगे इट गिव्स मार्कोनिकोव एंटी एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो ये एंटी एडिशन में क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा एडिशन देता है, तो बोलेंगे मार्कोनिकोव एडिशन देगा। तो जब मार्कोनिकोव एडिशन देगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आर सी एच, सी एच पे आ जाएगा ओ आर डैश, ठीक है, और इससे आ जाएगा हाइड्रोजन CH3, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज नथिंग बट ईथर। तो ये हम बोल सकते हैं ये ईथर इससे बनाया जा सकता है। अब देखो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा लिख लें यहाँ पे। की पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है। पहला की पॉइंट है बेटे कि ये जो है इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ये मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करता है। तो पहला पॉइंट लिख लो, इट फॉलोज मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन। और किसका हम एडिशन करा रहे हैं, एल्कोहल का, ऑफ ROH। सेकेंड पॉइंट है कि इट गिव्स एंटी, देखो मार्कोनिकोव कहीं भी आ जाए ना मार्कोनिकोव, तो मार्कोनिकोव के साथ एंटी एडिशन होता है, और अगर एंटी मार्कोनिकोव आता है तो उसके साथ सिन एडिशन होता है, ठीक है। जिसे बेटा माइंड में रखना है। तो इट गिव्स एंटी एडिशन, इट गिव्स एंटी एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होती, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट reaction takes place. Simply you have to keep in mind no rearrangement reaction takes place. Third point is no rearrangement reaction takes place. And fourth point is it's a single step procedure, ठीक है। It's a single step procedure, ठीक है बेटा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, और ये ईथर के प्रिपरेशन में भी काम आता है, एज वेल एज एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी काम आता है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो कोई भी बेटा अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, एंड R-OH, और फिर दूसरा होगा H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस। तो ये क्या काम करेगा, ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ एल्कोहल करेगा। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ एल्कोहल मींस, अब देखो क्या होगा, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा CH2OR डैश, ठीक है। एंड सिंपली ये क्या है, ये ईथर है। आई रिपीट अगेन, जो निगेटिव पार्ट है यानी OR डैश यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसके की पॉइंट्स में बेटा लिख लो, की पॉइंट्स हम क्या करता है, इसके कितने पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं और समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव, एंटी, अब एंटी मार्कोनिकोव है तो उसके साथ सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का मतलब इस डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर H यहाँ पे ऊपर से आता है तो OR डैश यहाँ पे नीचे से जाएगा। तो इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ R-OH। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, पहला पॉइंट तो समझ गए, इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O। सेकेंड पॉइंट है इट गिव्स सिन एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, बोल सकते हो नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि इसके रिएजेंट कौन से हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट कौन से हैं, ठीक है। चलो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाय
डाईएजोमीथेन CH2N2, इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन। जब किसी भी अल्कोहल को, सी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी भी अल्कोहल को, ठीक है, डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट कराते हैं, CH2N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसमें जो हम कैटलिस्ट लेते हैं बेटा, वो लेते हैं HbF4, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, देखो ये जो है, ये यहाँ N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, ये N2 गैस यहाँ से निकलेगी और ये CH2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी एक पड़ा है, CH2 आएगा तो ये CH3 हो जाएगा, तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2O CH3 और यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली याद रख लेना कि डाईएजोमीथेन हम इससे बनाते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल है, एक और एग्जांपल ले लो, हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, CH2N2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। HbF4 यहाँ पे कैसा काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और सिंपली यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसे बेटा माइंड में रखना है, ठीक है। चलो सी, और नेक्स्ट टॉपिक इज बाय ट्रीटिंग RX एल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो देखो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे मान लो बेटा हमारे पास अगर इमेजिन करो एल्काइल हैलाइड कोई ले लो, CH3 CH2X हमने ले लिया, ठीक है, इसको Ag2O के साथ आप रिएक्ट कर दो, तो देखो इसके दो मॉलिक्यूल आप ले लो, ठीक है ना, तो सिंपली ये क्या बनाएगा, देखो ये C2H5 OC2H5 बना देगा, ठीक है, और यहाँ से AgX निकल जाएगा, ठीक है। कैसे है, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2X CH3 CH2X और Ag2O का मतलब ऐसे ले लें Ag2O। अब ये देखो 2AgX निकल गया यहाँ से, है ना, और ये फाइनली क्या बन गया, ये O इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5 OC2H5, ठीक है, प्लस 2AgX। तो इसे बेटा याद रखना, ठीक है ना। चलो अब हम आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है। सी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है बेटा, तो इसे मेमोराइज कर लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। याद कर लेना कि डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर ये कैसे फॉर्म में होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। एंड अदर्स आर कलरलेस लिक्विड, अदर्स क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं विद प्लीजेंट ऑर्डर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दे आर लाइटर देन वाटर, इसे माइंड में रखना, ये पानी से हल्के होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, ये जो ऊपर का एरो लगाया है ये क्या बता रहा है, इंक्रीज को, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स मोलर मास, ये माइंड में रखना। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा ईथर का, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे देखो इस ईथर का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम रहा होगा, ये इससे कम रहा होगा, क्योंकि इसका मोलर मास इन दोनों से ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर का होता है वो लेस होता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अच्छे एक्सटेंट में होता है, गुड एक्सटेंट में होता है, एंड ड्यू टू पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर्स एंड H2O मॉलिक्यूल। ये क्यों होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कोहल ड्यू टू पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर्स एंड H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो एल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत पावरफुल बनाते हैं H2O के मॉलिक्यूल के साथ, बट जो ईथर होते हैं, ईथर्स जितने भी ईथर्स होते हैं वो वेरी पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ, ठीक है ना, H2O के साथ, वेरी पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर हम आइसोमेरिक ईथर्स की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब चलो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक ईथर है, एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 OCH3, एक ईथर ये है एंड दूसरा ईथर बेटा ये है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 1 का या 2 का, तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो 1 का है वो 2 से बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट 1 ग्रेटर देन 2। क्यों, जे ब्रांचिंग बढ़ी तो ब्रांचिंग बढ़ने से एरिया कम हो जाता है, तो एरिया कम हो जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, नाउ केमिकल, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हेलोजिनेशन ऑफ ईथर्स। जब किसी भी ईथर का हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है? तो देखो, ईथर का जब भी हेलोजिनेशन करेंगे, जो हेलोजन है वो अल्फा पोजीशन पे जाके स्टिक हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ईथर है, इमेजिन करो हमने एक सिमेट्रिकल ईथर ले लिया, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर ले लिया। ठीक है बेटा, इसको जो है Cl2 से रिएक्शन कराओ। ठीक है, Cl2 से अगर रिएक्शन कराएंगे एंड हीट करेंगे तो देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पे जाके एक Cl स्टिक हो जाएगा। तो CH3 CH2O CH और ये आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, N प्लस HCl। अगर मान लो हमने इसी मॉलिक्यूल में इसी से रिएक्शन कराया और Cl जो ले लिया वो 2 मोल ले लिया। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट। तो देखो एक अल्फा पोजीशन ये है और एक अल्फा पोजीशन ये है, तो दोनों जगह Cl आ जाएगा। तो देखो ये क्या बनाएगा, CH3 Cl O CH CH Cl CH3, ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट इज सी, आवर सेकेंड पॉइंट इज अ रिएक्शन विद HX। अब देखो जो HX की रिएक्टिविटी है, HX की जो रिएक्टिविटी है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, रिएक्टिविटी ऑफ HX। सबसे फास्ट रिएक्शन देता है हाइड्रोजन आयोडाइड, देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है, ये है इसकी रिएक्टिविटी। HX की जो रिएक्टिविटी है इसको फॉलो करती है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कोई एक ईथर है बेटा ROR-। ठीक है, ये अगर HX से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसको हीट करेंगे तो देखो यहाँ से बॉन्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो R पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, क्योंकि X पे माइनस है, ये बनाएगा RX प्लस R-OH। ठीक है, तो इसे बेटा माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। तो एक चीज बेटा माइंड में रखना है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कैसे करेगा। तो देखो एक चीज इसमें नोट करना है, जैसे मान लो हमारे पास अगर एक मिक्स्ड ईथर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे पहले। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सेस ऑफ HX। अगर हम HX को एक्सेस में ले लेंगे बेटा, इस HX को हम क्या ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो एक्सेस ऑफ HX गिव्स मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, गिव्स मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलो अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ROR- है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर इसको HI से रिएक्शन किया गया, ठीक है, और HI क्या है, एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में, तो देखो क्या पहले प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, हम वही एल्काइल ग्रुप को, वही वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, जो एल्काइल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो हम देख के आइडिया लगा लेंगे किसको हमें तोड़ना है, तो ये बनाएगा RI प्लस R-OH। ठीक है, फर्दर देखो हमने बोला अभी कि HI इज टेकन इन एक्सेस, तो जो R-OH है फर्दर ये किससे रिएक्ट करेगा, HI से रिएक्ट करेगा, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा R-I प्लस H2। ठीक है, तो ये देखो ये मिक्सचर बन गया, RI और R-I का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो वही कह रहा है जो फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेस ऑफ HX गिव्स मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, तो ये बेटा माइंड में रखना है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी नोट कर लो। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो मैं पहले ही लिख चुका हूं फिर भी लिख लो एक बार, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX कौन सा पहले फॉलो करेगा, HI फास्ट रिएक्शन देगा HBr के साथ, ये फास्ट रिएक्शन देगा किसके साथ, HCl के साथ। तो इसे बेटा याद रखना है। थर्ड पॉइंट लिख लो कि एल्काइल एराइल ईथर में जो है, अब जैसे मान लो थर्ड पॉइंट ऐसे समझ लो तुम लोग रिएक्शन के थ्रू, अगर हमारे पास OR है, इमेजिन करो बेटा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसको अगर HI से रिएक्ट
कराया जाए तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। देखो ये हमेशा क्या बनाएगा, देखो एक तो बनाएगा फिनॉल, O पे माइनस आएगा NaOH प्लस माइनस, और ये बनाएगा RI। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना इसी के अंदर कि ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं ब्रेक हो सकता, जैसे ये ईथर था। ठीक है, तो ये जो है बॉन्ड ऐसे नहीं ब्रेक हो सकता। दिस वन इज रॉन्ग, रॉन्ग एज जो जब ये बॉन्ड सोचो जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, जो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। जब बेंजीन के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता है, हाईली अनस्टेबल। इट लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी, इट्स लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी। ये अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। क्योंकि देखो sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, sp, और सभी sp2 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 सभी sp2 है। ठीक है, तो ये जो है प्लेनर नहीं रहा, तो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देता है, इसीलिए ये वाला जो है बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये गलत है। ठीक है, चलो अब फोर्थ पॉइंट एक लिख लो, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, ठीक है, अब जैसे फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास इस टाइप का ईथर है, CH3C CS3 CS3 OCS3। ठीक है बेटा, अब जरा सोचो इसको अगर HI से रिएक्ट कराया जाए तो बॉन्ड कैसे टूट, ऐसे ब्रेक होगा या ऐसे ब्रेक होगा, तो बोलेंगे ऑब्वियस ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि हाईली स्टेबल होगा। तो ये माइंड में रखना, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3C CS3 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा I, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस, और ये बना देगा CH3OH। इसे बेटा मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, ओके। और फिफ्थ पॉइंट इज ROR डैश जब HI से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा बेटा, ऑब्वियस है, एक बनाएगा RI और एक बनाएगा R डैश OH। तो एक चीज इसमें नोट क्या करना है कि ये जो है SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, बट एक कंडीशन है, SN2 काइनेटिक्स। ठीक है, फॉलोज SN2 काइनेटिक्स, बट देयर इज ए वन कंडीशन। ठीक है, देयर इज ए वन कंडीशन। R नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि SN2 काइनेटिक्स को तो फॉलो करेगा, नोट करके लिख लेना, R एंड R डैश शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, नॉट 3 डिग्री। ठीक है, ये बेटा माइंड में रखना, ये वर्ड को अच्छे से समझ लेना, नॉट 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री होगा तो ये SN2 को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे, और SN2 को फॉलो करने का मतलब क्या, अब एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो CS2 CS3 है, ये है हमारा, और अगर HI से रिएक्ट करेगा तो देखो ये वाला बॉन्ड हमेशा ऐसा टूटेगा। ठीक है, क्योंकि I माइनस कहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां हिंड्रेंस कम होगा। SN2 का मतलब क्या है कि I माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां हिंड्रेंस कम होगा। तो I माइनस जो है कहां पे अटैक करेगा, अटैक्स द स्मॉलर ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप। तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। ये बेटा माइंड में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट करके एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि I माइनस अटैक्स, I माइनस अटैक्स द स्मॉलर ऑफ, I माइनस अटैक्स द स्मॉलर ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स, 2 एल्काइल ग्रुप्स, स्मॉलर ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स टू गिव एन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड, मेमोराइज इट, इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि I माइनस अटैक्स ऑन स्मॉलर ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, इसको देखो मैं शेड कर दिया हूं, आप लोग इसे मेमोराइज करके रखना, क्योंकि ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट रहा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज
रिएक्शन विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें बेटा माइंड में रखना है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ईथर्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ईथर्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ईथर्स reacts with hot concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, ठीक है। It gives a mixture of alkene and alcohol. It gives mixture of alkene and alcohol, ठीक है बेटा। ये माइंड में रखना है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ईथर्स जो है वो रिएक्ट करते हैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या देते हैं, एल्कीन और एल्कोहल का मिक्सचर देते हैं। अब देखो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक टर्सरी ईथर है, जैसे मान लो हमने टर्सरी ईथर ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, एंड O और यहाँ जोड़ दिया एक C मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है। ये टर्सरी ईथर हो गया, ठीक है, टर्सरी ग्रुप है ये। अब देखो इसको हमने किसके साथ हीट किया, H+ के साथ हीट किया। जब H+ के साथ हीट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, C, केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन गया, ये देखो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ऑब्जर्वेशन से O- आएगा और ये एल्कोहल यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। H+ जो यहाँ से निकलेगा, ये देखो जो H+ ये निकला और इस पे O- आएगा, ये आपस में जाके जुड़ जाएंगे और ये क्या बना देगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिससे बेटा मेमोराइज करके रखना है। और ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लेना, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ऑब्वियस है 3 डिग्री फास्ट देगा, सबको पता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा। इसे माइंड में रखना है कि 3 डिग्री अगर रहेगा तो फास्ट बनाएगा, देखो ये 3 डिग्री है तो फास्ट एल्कीन बनेगा, 2 डिग्री का रेट कम होगा, 1 डिग्री का बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। अब देखो PCl5 के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई ईथर है C2H5O C2H5, ठीक है, इसको बेटा हमने PCl5 के साथ रिएक्शन कराया है, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो देखो इसने क्या बनाया, देखो C2H5 यहाँ पे भी है, C2H5 यहाँ पे है, तो 2 मॉलिक्यूल C2H5Cl बना देगा। अब यहाँ से 2 निकल गया, एक मतलब 3 क्लोरीन बचा, एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, तो ये बना देगा POCl3, ठीक है। तो इसे बेटा माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PCl5 का जो साइड प्रोडक्ट होता है वो PCl3 होता है, POCl3, ये PO है ये। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख दूं, अच्छा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलो तो C2H5O C2H5 PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इथाइल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। चलो इसी में एक पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ईथर है C2H5O C2H5, ये क्या है, ये डाइथाइल ईथर है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्ट कराया, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देखो यहां से अगर ये बॉन्ड ऐसे सोचो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये Cl ऐसे निकलेगा क्योंकि Cl वीक बेस होता है, वीक बेस से जार गुड लिविंग ग्रुप, तो देखो Cl माइनस निकला और C2H5 प्लस के फॉर्म में निकला, तो ये क्या बना देगा, C2H5Cl बना देगा, यानी इथाइल क्लोराइड, और एक एस्टर बनाएगा, देखो CH3CO पे प्लस आएगा एंड OC2H5 पे माइनस आएगा, तो इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3CO OC2H5, ठीक है। तो ये बन गया, एक ईथर बन गया, तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, ठीक है ना। तो एनहाइड्राइड हो या एसिटिल क्लोराइड हो, देखो एनहाइड्राइड भी मैंने लिया है, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका भी हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। देखो C2H5O C2H5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाइथाइल ईथर है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराऊं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का ओपन स्ट्रक्चर लिख लो तुम लोग ये, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, और ये देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा,
ठीक है, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये क्या बना देगा, ईथर बनाएगा, एस्टर बनाएगा, CH3COO। अब देखो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इस ऑक्सीजन पे बेटा होगा माइनस, इस C2H5 पे क्या आएगा, प्लस, तो ये प्लस इस माइनस पे जाके स्टिक हो जाएगा। क्लियर, तो क्या बना देगा, C2H5। अब सी केयरफुली, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस, और इस पे आएगा माइनस, तो ये बना देगा CH3COO, C2H5। ये भी क्या बन गया, एक ईस्टर बन गया। ठीक है, इसे बेटा मेमोराइज करके रखना। ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। Clear? See, suppose we have any ether ROR dash, okay, and if we do hydrolysis, तो hydrolysis का सिंपल मीनिंग क्या होता है, H प्लस एन OH माइनस का एडिशन। तो देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, तो कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स बनाएगा। ये बनाएगा ROH प्लस R डैश OH, दिस वन इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। ये बनाएगा मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, it will give mixture of alcohols। ठीक है, तो simply you have to keep in mind कि when we hydrolyze any ether then it gives mixture of alcohols। ठीक है, चलो, और next topic is अगर ये O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। see carefully, अगर कोई भी ईथर है, जैसे मान लो हमने एक ईथर ले लिया CH3 CH2O CH2CH3, हमारे पास एक ईथर है डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसको हमने बेटा लाइट से रिएक्शन कराया, किसके साथ, लाइट के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये देखो, ये जो है अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन पे क्या बना देगा, हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे बेटा याद रख लेना कि व्हेन any ether is exposed to air and light for a long time, ethers are oxidized to form hydroperoxide or simply you can say peroxide। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1-ethoxyethyl hydroperoxide। 1, देखो ये इथॉक्सी ग्रुप है, हम लिखेंगे 1-ethoxyethyl, इथाइल ग्रुप है, 1-ethoxyethyl hydroperoxide, hydroperoxide। So simply you have to keep in mind 1-ethoxyethyl hydro। Next topic is oxirane और epoxide। ठीक है, तो epoxides are cyclic ethers with 3-membered ring। ये माइंड में रखना, epoxide क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर होते हैं जिसमें मेंबर हो रिंग के। ठीक है ना, ये याद कर लेना। इनका यूपीएससी सिस्टम में epoxide को हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है ना, epoxide is called oxirane। ठीक है, तो सिंपली यू कैन राइट epoxides are cyclic ethers with 3-member, epoxides are cyclic ethers with 3-membered ring, with ठीक है, एंड IUPAC जो है ईथर्स का मतलब इपॉक्साइड का जो IUPAC नेम है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन इज द IUPAC नेम ऑफ इपॉक्साइड। ठीक है, तो इसे बेटा याद रख लेना है। ठीक है, अब चलो, अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीरेन। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीरेन। देखो, अब इसके एग्जाम्पल अगर कुछ लिखना चाहो बेटा तो ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, CH2CH2O, बीच में ऑक्सीजन एक इंसर्ट कर दो। ये एथिलीन ऑक्साइड है या ऑक्सीरेन पढ़ेंगे, ऑक्सीरेन। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो इधर लिख लो। देखो एक दो और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे CH3CH
CH2O, तो ये होगा 2 में। अब देखो इसमें एक चीज और बेटा बता दूं, नंबरिंग हम यहां से करते हैं ऑक्सीजन से 1 2 3, तो इसको सिंपली क्या बोलोगे ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड, दो है तो इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3, तो अब देखो 2 पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। इसमें नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन पे 1 देते हैं, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल, और इसको मैंने बोला ना कि इसको ऑक्सीरेन पढ़ते हैं आईयूपीएससी नेम में, तो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन बोल सकते हो। अब जैसे एक दो और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो, जैसे मान लो हमने यहां ले लिया CH3 CHO CH और यहां पे एक और डाल दिया CH3, तो इसका नाम क्या होगा, देखो नंबरिंग करो 1 2 3, तो 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, इसको बोलेंगे 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। इसको बेटा मेमोराइज करके रखना, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक दो और एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक दो और ले लो, देखो जैसे CH3 CH3 ऐसे डाल दिया। अब पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो देखो नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है। तो 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। तो बेसिक चीज है ये, आई थिंक सबको आना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीरेन, ठीक है बेटा। चलो तो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। अगर हम इथाइलिन का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है बेटा, हमारे पास देखो ये इथाइलिन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन पढ़ते हैं, ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है, वैसे इथीन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एयर के साथ एक्सपोज कर दो इन प्रेजेंस ऑफ Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, और टेम्परेचर होना चाहिए 200 से 300 के करीब, ठीक है। तो ये बना देगा एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, ये बना देगा, मतलब ऑक्सीरेन बना देगा, ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, कॉमन नेम है ये इथाइलिन ऑक्साइड, तो इट विल फॉर्म ऑक्सीरेन। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना कि ये ऑक्सीरेन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। सेकेंड पॉइंट लिख लो बेटा इसी में, बाय इपॉक्सीडेशन, बाय इपॉक्सीडेशन। तो इपॉक्सीडेशन होता है किसी भी पर एसिड से, याद कर लेना, कोई भी अगर हमारे पास एक एल्कीन इमेजिन करो, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, इसको बेटा हम रिएक्ट कराते किसके साथ, किसी भी पर एसिड के साथ, ठीक है। जैसे हमने पर एसिड ले लिया C6H5 यानी पर बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे COOOH। देखो पर एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बाय इपॉक्सीडेशन विद पर एसिड करके लिख लो, विद पर एसिड, एंड जनरल फॉर्मूला पर एसिड इज RCO3H। देखो ये है बेटा परऑक्सी लिंकेज, दिस वन इज व्हाट, परऑक्सी लिंकेज, इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पर एसिड, ठीक है। ये देखो O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज को बोलेंगे परऑक्सी लिंकेज। तो हमने ये इसको बोलेंगे पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन किया, या पर एसिडिक एसिड भी यहां पे ले सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इन दो C डबल बॉन्ड C के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, RCHO CHO RS, तो ये क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया, ठीक है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा C6H5 COOH, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। एक चीज इपॉक्सीडेशन में याद रखना है कि ये जो है मोर हिंडर्ड एल्कीन को अफेक्ट करता है, तो इसके की पॉइंट्स में तुम लोग लिख सकते हो बेटा, की पॉइंट्स क्या है कि इट अफेक्ट मोर हिंडर्ड एल्कीन, इट अफेक्ट more hindered alkene firstly, it affect more hindered alkene, it affect more hindered alkene firstly, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देखो, अब हमारे पास बेटा एक मान लो एल्कीन इस टाइप का है, जरा सोचना, ठीक है, ये एल्कीन है
और हमने ले लिया यहाँ पे मान लो C6H5CO3H ले लिया, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड ले लिया। तो देखो यहाँ इस वाले एल्कीन पे हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो जिसको मैं सेट कर रहा हूँ ध्यान देना, इस वाले एल्कीन पे क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये एल्कीन पहले अफेक्ट होगा, ये माइंड में रखना है, ये एल्कीन पहले अफेक्ट होगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ये अगर मान लो हमने 1 इक्विवेलेंट इसका लिया, तो 1 इक्विवेलेंट का मतलब एक ही डिस्टर्ब होगा, एक ही डबल बॉन्ड डिस्टर्ब होगा, ये देखो एज इट इज रहा होगा, इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसे मेमोराइज करके रखना, ठीक है। ये जो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करके एक और पॉइंट लिख लो, ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है दैट इज टू से इट इन्वॉल्व्स सिस एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम, इट इन्वॉल्व्स cis addition of an electrophilic, it involves cis addition of electrophilic oxygen atom, it means alkene will give only cis epoxide, it means alkene will give only cis epoxide, ठीक है। एंड ट्रांस एल्कीन विल गिव एंड ट्रांस एल्कीन, यानी सिस का सिस बनाएगा, ट्रांस का ट्रांस बनाएगा, ट्रांस एल्कीन will give only trans epoxide, ठीक है। इसे बेटा याद रख लेना, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो सिस एल्कीन है वो सिस मतलब एपॉक्साइड बनाएगा, जो ट्रांस एल्कीन है वो ट्रांस एपॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसे ये एक्सपेरिमेंटली होता है, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी सिस एल्कीन जो है सिस इपॉक्साइड बनाएगा एंड ट्रांस एल्कीन क्या बनाएगा, ट्रांस इपॉक्साइड बनाएगा। देखो सिस इपॉक्साइड कौन बनाएगा, सिस एल्कीन, ठीक है। इट मींस सिस एल्कीन विल गिव सिस इपॉक्साइड, यहां देखो सिस लिखना था, लेट मी राइट, इट मींस सिस एल्कीन, यहां देखो सिस एल्कीन गिव सिस इपॉक्साइड, ठीक है। सिस एल्कीन क्या देगा, सिस इपॉक्साइड देगा, एंड ट्रांस एल्कीन क्या देगा, ट्रांस इपॉक्साइड देगा। तो ये सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं सी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीरेंस, ठीक है। तो देखो ऑक्सीरेन के रिएक्शन में पहला लिखो एसिड कैटेलाइज्ड ओपनिंग, ठीक है। पहला क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड ओपनिंग, एसिड कैटेलाइज्ड ओपनिंग, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड ओपनिंग का मतलब ये होता है, इसे बेटा याद रखना, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इपॉक्साइड, इमेजिन करो हमारे पास ये इपॉक्साइड है, ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज का मतलब है कि अगर कोई एसिड से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा, सबसे पहले ये देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना देता हूं, फिर मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, ये OH Ca, ठीक है। अब सी केयरफुली, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन में जो इपॉक्साइड है, सी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा उसको तुम लोग मेमोराइज कर लेना। देखो सबसे पहले H+ कहां अटैक करेगा, H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन पे जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सी केयरफुली, ये बना देगा O, ये C तो रहेगा ही, यहाँ पे H आ जाएगा
और इस पे आ जाएगा एक प्लस चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, एक न्यूक्लियोफाइल बचा A माइनस। ये देखो H प्लस हमने ले लिया, A माइनस बचा है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, अब रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग में क्या होगा कि देखो ये जो है हमारे पास, ये तो जो बन गया है प्रोडक्ट वो तो रहेगा ही। हम बोल सकते हैं ये प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। ठीक है, दिस वन इज प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। अब देखो इस पे कौन अटैक करेगा, A माइनस अटैक करेगा। तो A माइनस अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो ये माइंड में रखना है बेटा कि A माइनस ये उसी कार्बन की तरफ से ब्रेक होगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा। हिंड्रेंस का मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि मोर हिंडर्ड पे अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, मोर हिंडर्ड पे। ये इस पे जाके अटैक करेगा एंड फाइनली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये OH आ गया और C पे आ जाएगा A। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम बोलेंगे A माइनस कहां अटैक करेगा, A माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे नोट कर लेना, A माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर हिंडर्ड कार्बन, अटैक्स ऑन मोर हिंडर्ड कार्बन। सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द मोर हिंडर्ड कार्बन। तो हाँ, कंक्लूजन क्या निकला कि जब कभी भी इपॉक्साइड, ठीक है, को एसिड कैटालाइज ओपनिंग कराते हैं, यानी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कहां पे अटैक करेगा, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट, बेस कैटालाइज ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, बेस कैटालाइज ओपनिंग में क्या होगा, सबसे पहले इपॉक्साइड जो है बेस कैटालाइज ओपनिंग कैसे देगा वो हमें देखना है। अभी देखो ये देगा SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN2 काइनेटिक्स को। ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो SN2 में ये न्यूक्लियोफाइल जो है वहां से अटैक करता है जहां पे हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना। कहां पे अटैक करेगा, देखो ये बनेगा O माइनस और ये बन जाएगा OR। ठीक है, तो ये बेटा माइंड में रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, यानी जहां पे हिंड्रेंस कम होता है वहां पे अटैक करता है। तो यहां पे एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड। इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इपॉक्साइड, यही सबस्ट्रेट है, यहाँ पे यही क्या है, सबस्ट्रेट फ्रॉम लेस हिंडर्ड कार्बन, फ्रॉम बैक साइड, और यू कैन से लेस हिंडर्ड कार्बन, बैक साइड, लेस हिंडर्ड कार्बन, इट विल अटैक ऑन दी लेस हिंडर्ड कार्बन। ठीक है, सी। तो इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इपॉक्साइड और सिंपली यू कैन से सबस्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड, यानी लेस हिंडर्ड कार्बन। यानी बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड पे जाता है। अब चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा। एग्जांपल ये है बेटे, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CCH3। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो CH2 है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया दो कंपाउंड के साथ। देखो पहला कंपाउंड इसका क्या है, मान लो हमने एक लिया CH3OH से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ H+, और दूसरा रिएक्ट कराया CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3ON ने। क्लियर।
अब देखो ये एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहां जाता है, न्यूक्लियोफाइल OCH3 माइनस कहां जाएगा, मोर हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा, ये माइंड में रखना है। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, यहाँ पे देखो हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे देखो मोर हिंडर्ड है ना, ये देखो मोर हिंडर्ड, ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, मोर हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड है, तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और OCH3 माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा, यानी फाइनली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये CH3 है, ये बनेगा OCH3 और यहाँ पे माइनस आएगा, H प्लस यहाँ आ जाएगा, यानी ये बनेगा CH2OH, ठीक है। और ये देखो ये बेस है, दिस वन इज ए बेस, बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा, यानी ये इस पे जाके जुड़ेगा। यहाँ देखो हिंड्रेंस कम है, इस वाले कार्बन पे देखो बेटा हिंड्रेंस कम है, लेस हिंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग लेस हिंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा, यानी इसके केस में प्रोडक्ट ऐसा बनेगा OH और यहाँ पे जाएगा CH2OCH3, ठीक है। तो इसे बेटा माइंड में रखना है। इसका देखो मैंने एक जबरदस्त ट्रिक बना के रखा है, ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक बोल सकते हो, ठीक है, ट्रिक, ये कहीं फेल नहीं होगा, ट्रिक ये है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड मत पढ़ लेना, ठीक है ना। BSNL का मतलब है इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, तो एसिडिक मीडियम में कहां जाएगा, मोर हिंडर्ड पे। एक तुम लोग को बेटा याद रखना है, इसका मतलब यह है कि इन बेसिक मीडियम, इसका मतलब यह है कि इन बेसिक मीडियम, BS मतलब बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, इन बेसिक मीडियम nucleophile attacks on the less hindered carbon, nucleophile attacks on less hindered carbon, less hindered carbon, ठीक है। ये बेटा आपको याद रखना है, इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दी लेस हिंडर्ड कार्बन। BS का मतलब इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल, देखो BS मतलब इन बेसिक मीडियम, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, L का मतलब ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, ठीक है, याद रहेगा। BSNL का मतलब इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दी लेस हिंडर्ड कार्बन, एंड एसिडिक मीडियम में इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एंड इन एसिडिक मीडियम इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस तुम लोग बेसिक का याद कर लेना और समझ जाना कि एसिडिक इसका रिवर्स होता है। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर हिंडर्ड कार्बन, nucleophile attacks on more hindered carbon। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ इपॉक्साइड, ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल हैं, इन केस ऑफ इपॉक्साइड ओनली, इन केस ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एक दो क्वेश्चन पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बेटा ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, H2O के साथ। H2O मतलब CH3OH ले लो, CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे एक और ये लगा दो, और दूसरा हमने रिएक्ट कराया CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो देखो ये एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, मोर हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिंग तो बेटा ऐसे ही रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ये भी ऐसा रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा OH, और यहाँ देखो बेसिक मीडियम में OH माइनस क्या एक बेस है, और बेसिक मीडियम में कहाँ जाएगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। अब इसके केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, देखो अब यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसा होता है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो याद कर लेना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन अटैक करेगा, तो बोलेंगे R-। ठीक है, तो R- एक न्यूक्लियोफाइल है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका मतलब ये बेस की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, देखो एसिडिक मीडियम में पहले H+ अटैक करता था इपॉक्साइड में, ठीक है ना, और बेसिक मीडियम में कौन अटैक करेगा, बेसिक मीडियम में अटैक करेगा, देखो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो एसिडिक मीडियम में पहले अटैकिंग रिएजेंट था H+, बेसिक मीडियम में पहले था OR-, यानी बेस था। ठीक है, तो देखो ये हम बेस की तरह ट्रीट करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज ए बेस। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना कि बेसिक मीडियम में अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मान लो हमने इसको रिएक्ट कराया CH3MgBr के साथ, अब पूछा जाए एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले अटैक करेगा CH3-, तो ये बेस है, बेसिक मीडियम में कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 जाके इस पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C। अब देखो O पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, सी केयरफुली, O पे माइनस आएगा, यहाँ से H3O+ से H+ जाके अटैक कर देगा, एंड फाइनली आवर प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे देखो बेटा OH आ जाएगा, यहाँ CH3 होगा और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो याद कर लेना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे करता है। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे लिख लो, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन R-, ये कहाँ का, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R- फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन। ठीक है बेटा, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो देखो एरोमेटिक ईथर होता क्या है, बेंजीन पे अगर एक ईथर ग्रुप आ जाए, OR ग्रुप आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। तो सिंपली देखो बेटा, तुम लोग को ये समझना है कि इसके पास होता है +M इफेक्ट, OR के पास कैसा इफेक्ट होता है, इस OR ग्रुप के पास कैसा इफेक्ट होता है, तो बोलेंगे +M इफेक्ट होता है। OR ग्रुप के पास कैसा इफेक्ट होता है, तो बोलेंगे +M इफेक्ट होता है। +M का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे OP डायरेक्टिंग, हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मोर। ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। तो जरा सोचो, जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो एक पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला बनेगा, एक पैरा वाला बनेगा। OR तो रहेगा ही, यहाँ ऑर्थो पे एक E चला जाएगा एंड प्लस एक पैरा पे E चला जाएगा। ठीक है, एक ऑर्थो पे E जाएगा और एक कहाँ जाएगा, एक पैरा पे E जाएगा। ठीक है, और एक E बनेगा, तो दोनों का मिक्सचर बनेगा, जिसमें ये मेजर होता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ठीक है, और ये होता है माइनर। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी और ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर दे। ये है हमारा चार्ट। ठीक है, इसको हमें केयरफुली देखना है। Br2 एंड CH3COOH का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करेगा, तो बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन Br+। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, Br पोजीशन, Br जो है, Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। तो देखो OCH3 तो बेटा एज इट इज रहा होगा, यहाँ पे देखो एक Br जाएगा ऑर्थो पे और एक Br जाएगा पैरा पे, तो ये हमारा बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक Br चला जाएगा ऑर्थो पे और एक Br चला जाएगा पैरा पे। तो ये देखो
एक प्रोडक्ट भी बना। अब देखो ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा, तो बोलेंगे CH3+। वो कहाँ जाएगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, बिकॉज इट्स ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो OCH3 तो बेटा ऐसे ही रहा होगा, एक CH3 चला जाएगा ऑर्थो पे, इसको बोलेंगे 2-मिथॉक्सी-टोल्यूइन, एंड एक जो चला जाएगा पैरा पे। OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं एंड इस बेंजीन को टोल्यूइन बोल देंगे। तो OCH3 तो रहेगा ही, और ये चला जाएगा पैरा पे CH3, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा NO2+, नाइट्रोनियम आयन। NO2 ग्रुप जो है एक्सप्लोसिव होता है, ये माइंड में रखना है बेटा, ठीक है। तो देखो OCH3 इस पे जाएगा, और एक नाइट्रो ग्रुप जाएगा किस पे, ऑर्थो पे, और एक नाइट्रो ग्रुप जाएगा किस पे, पैरा पे। तो ये बेटा आप लोग को सिंपली यू हैव टू मेमोराइज इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ठीक है। अब देखो CH3 COCl और AlCl3, इस इन दोनों में क्या मिक्सर प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा CH3CO+, ये माइंड में लेके चलना है, ठीक है। असाइल कार्बोकेटायन, तो ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। तो देखो OCH3 तो बेटा ऐसे ही रहा होगा, OCH3 यहाँ पे चला गया होगा COCH3 ऑर्थो पे, और एक बन जाएगा पैरा पे। तो देखो OCH3 तो रहेगा ही, और ये पैरा पे चला जाएगा COCH3, ठीक है, क्लियर। तो इसको बोलेंगे COCH3 को एसिटोफिनोन पढ़ते हैं। देखो इसको हम लिखने का तरीका मैं तुम लोग को बता देता हूं कि कैसे इसको लिखेंगे। COCH3 इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है बेटा। तो इसको हम पढ़ेंगे, देखो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना। अब देखो इन दोनों का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सल्फोनियम आयन SO3H+, तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। सेम वैसे ही है, कुछ है नहीं इसमें। तो देखो ये बेटा आपका OCH3 रहा, यहाँ पे आ जाएगा SO3H, ठीक है, और एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक चीज बेटा आप लोग को याद रखना है कि जो पैरा होता है दैट विल बी मेजर SO3H, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसको अच्छे से देख लो, आप लोग नोट बना लेना, सी केयरफुली, मेक ए नोट, ओके, ठीक है। चलो